नमस्कार। मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान में चल रहे वर्तमान घटनाक्रमों के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित गहन विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी, स्वागत है। आज 2 मार्च 2026 है। हमारे आज के इस विशेष बुलेटिन का जो शीर्षक है वो है पोस्ट स्ट्राइक ईरान, पावर वैक्यूम, IRGC कंट्रोल या डिप्लोमैटिक रीसेट। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांत, प्रोफेशनल और बिना किसी सनसनी या पक्षपात के केवल प्रामाणिक सूचनाओं पर आधारित है। बिल्कुल। और इस गहन विश्लेषण को प्रोवेव AI द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसका निर्माण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा किया गया है। स्टाइलो न्यूज़ एक अत्याधुनिक AI संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्टाइलो न्यूज़ असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक उपभोक्ता संस्करण है। जी। और स्टाइलो इंटेल ऑप्स को मुख्य रूप से सरकारों, सेनाओं और बड़े व्यावसायिक घरानों के रणनीतिक संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि अब आम श्रोताओं के पास भी उस विशिष्ट तकनीक तक अनूठी पहुंच है जिसे वैश्विक निर्णय निर्माताओं की सहायता के लिए बनाया गया है। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य पिछले 2 हफ्तों के राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रमों के पैटर्न को समझना है। 250 से अधिक न्यूज़ आउटलेट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा का उपयोग करके वर्तमान स्थिति और इसके प्रभावों का एक निष्पक्ष आकलन प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तनाव की पृष्ठभूमि को समझने के लिए थोड़ा पीछे, यानी फरवरी के मध्य में जाना होगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना ने हॉर्मोज जल डमरू मध्य में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इसी दौरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद करने की चेतावनी भी दी गई। इसके ठीक समानांतर यूरोपीय संघ ने IRGC को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और कूटनीतिक मोर्चे पर भी स्थितियां लगातार बिगड़ रही थी। जेनेवा में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता चल रही थी, जो पूरी तरह विफल हो गई। इस विफलता का जो मुख्य कारण था वो ये कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पूर्ण निरस्त्रीकरण की मांग कर रहा था, जो ईरानी नेतृत्व को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। जी। और इन कूटनीतिक रास्तों के बंद होते ही सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो गई। सैन्य तैनाती के आंकड़े इस बात की स्पष्ट गवाही देते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। जनवरी से लेकर अब तक, मतलब उस समय तक, अमेरिका ने क्षेत्र में 310 से अधिक सैन्य उड़ानें भरी। जॉर्डन में मुफफ्फक अल-सल्ती एयर बेस पर 119 रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए गए। 119 टैंकर, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। इजराइल में पहली बार उन्नत F-22 लड़ाकू विमान पहुंचे और पूर्वी भूमध्य सागर में 2 अमेरिकी विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R. फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन तैनात किए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी सीमाओं पर रडार सिस्टम सक्रिय कर दिए और इराक सीमा के पास सय्याद 3G जैसी उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी। और फिर 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल द्वारा केवल 12 घंटों के भीतर लगभग 900 समन्वित हवाई और ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों का लक्ष्य ईरान का सैन्य ढांचा, साइबर संपत्तियां और परमाणु बुनियादी ढांचा था। जी, और सबसे निर्णायक घटनाक्रम ये रहा कि इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की मृत्यु हो गई। इसके जवाब में तुरंत बाद ही IRGC ने पूरे क्षेत्र में मौजूद इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हुर्मुज जलडमरू मध्य को कुछ समय के लिए ब्लॉक भी किया गया, जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण बाद में खोल दिया गया। अगर हम इन घटनाओं के थोड़ा और गहराई में जाएं और केवल तथ्यों से आगे बढ़कर उनके अर्थ को समझें, तो जिनेवा वार्ता की विफलता एक बहुत बड़ा संकेत थी। अमेरिका का पूर्ण निरस्त्रीकरण मांगना और ईरान का उसे खारिज करना ये दर्शाता है कि दोनों पक्ष किसी भी मध्य मार्ग के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो सैन्य तैनाती हुई, विशेषकर इजराइल में F-22 विमानों का पहुंचना, ये केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। F-22 रैप्टर कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। ये एयर सुपीरियॉरिटी यानी हवाई क्षेत्र पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित करने के लिए जाना जाता है। जब ऐसे विमान तैनात किए जाते हैं
तो इसका सीधा संदेश ये होता है कि हमलावर पक्ष दुश्मन के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से अंधा करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। और जॉर्डन में जो 119 रिफ्यूलिंग टैंकरों की तैनाती हुई, उसका मतलब था कि अमेरिका लंबी दूरी के मिशन के लिए अपने बमबर्षकों को लगातार हवा में ही ईंधन देने की पूरी योजना बना चुका था। लेकिन 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। मतलब 12 घंटों में 900 हमले। इन हमलों ने केवल सैन्य अड्डों को ही नहीं, बल्कि साइबर संपत्तियों को भी निशाना बनाया। इसका मतलब है कि उन्होंने ईरान की संवाद करने और पलटवार करने की तकनीकी क्षमता को ही पंगु बनाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, अयातुल्ला अली खामेनी की मृत्यु। सही कहा। 1989 से सत्ता के शीर्ष पर बैठे एक ऐसे नेता का अचानक जाना, जिसने पूरे मध्य पूर्व में ईरान की एक मजबूत और आक्रामक छवि गढ़ी थी, भू राजनीति में एक भूकंप के समान है। IRGC ने इसके बाद तुरंत जवाबी हमले किए और होर्मुज जल डमरू मध्य को कुछ समय के लिए बंद भी किया, लेकिन इसे जल्द ही खोल दिया गया। होर्मुज को वापस खोलना एक मजबूरी भी लगती है, क्योंकि ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था भी उसी मार्ग से होने वाले तेल निर्यात पर टिकी है। उसे लंबे समय तक बंद रखना आर्थिक आत्महत्या के समान होता है। अब अगर हम इसके स्थानीय और राष्ट्रीय प्रभावों की बात करें, तो ईरान के भीतर हालात बेहद जटिल हो गए हैं। जी। खामेनेई की मृत्यु के बाद वहां सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन, जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं, वो पैदा हो गया है। सत्ता चलाने के लिए राष्ट्रपति और न्यायपालिका प्रमुखों को मिलाकर एक टेम्परेरी गवर्निंग काउंसिल यानी स्थायी शासन परिषद का गठन किया गया है। और इसके साथ ही देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। लेकिन जमीनी हकीकत केवल शोक तक सीमित नहीं है। देश के भीतर शासन के खिलाफ पहले से ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। जी, जिन्हें सोशल मीडिया पर ईरान रिवॉल्यूशन 2026 हैशटैग के साथ देखा जा सकता है। बिल्कुल। अब इन बाहरी हमलों और सर्वोच्च नेता की मृत्यु ने इस आंतरिक असंतोष को एक नई ऊर्जा दे दी है। इन विरोध प्रदर्शनों के अलावा एमी के जैसे विपक्षी समूहों ने भी शासन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ श्रोताओं की जानकारी के लिए ये स्पष्ट करना उपयोगी होगा कि एमी के यानी मुजाहिदीन खल्क ईरान का एक निर्वासित विपक्षी समूह है, जो दशकों से वर्तमान ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहा है। और साइबर हमलों के कारण पूरे देश में इंटरनेट और संचार सेवाएं बुरी तरह ठप हैं। कुल मिलाकर शासन की स्थिरता इस समय भयंकर दबाव में है, हालांकि अभी तक इसके पूरी तरह से गिरने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के इस आंतरिक संकट की लहरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस की जा रही हैं। इसका सबसे तात्कालिक असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ा है। दुनिया का लगभग 20% तेल उसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जिसका जिक्र हमने अभी किया। यही कारण है कि तेल की कीमतों और भविष्य की आपूर्ति को लेकर वैश्विक बाजारों में भारी खौफ का माहौल है। और ये खौफ केवल शेयर बाजारों तक सीमित नहीं है, ये सड़कों पर भी उतर आया है। लंदन, न्यूयॉर्क, कराची, बगदाद और बर्लिन जैसे प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर वैश्विक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। लेकिन अमेरिका के भीतर होने वाले युद्ध विरोधी प्रदर्शनों के बारे में स्रोतों से जो डेटा मिला है, वो बेहद दिलचस्प है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दक्षिण कैरोलिना और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में हुए प्रदर्शनों की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। रिपोर्टों के अनुसार ये प्रदर्शन आधिकारिक राष्ट्रपति द्वारा हमलों की आधिकारिक घोषणा किए जाने से कुछ मिनट पहले ही शुरू हो गए थे। यह तथ्य इस ओर इशारा करता है कि शायद यह एक पूर्व नियोजित सूचना युद्ध का हिस्सा था। कुछ दावों में यहाँ तक कहा गया है कि इन प्रदर्शनों को नेविल रॉय सिंघम जैसे चीनी अरबपतियों द्वारा वित्तपोषित संगठनों से मदद मिली है। जी, और इससे कूटनीतिक हलचल का बढ़ना स्वाभाविक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच इजराइल की यात्रा की है, जो भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान में भी सीमाओं की सुरक्षा और इस नए भू राजनीतिक समीकरण में अपना संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस स्थिति को लेकर वैश्विक स्तर पर वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचारधाराओं के अपने अपने तर्क और दृष्टिकोण हैं। इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी एक राजनीतिक दल, विचारधारा या पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उस डेटा और दावों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो 28 फरवरी के हमलों के बाद विभिन्न स्रोतों में दिए गए हैं, ताकि स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके। इसी निष्पक्षता के साथ अगर हम प्रमुख निर्णय निर्माताओं के दृष्टिकोण को देखें, तो अमेरिका और इजराइल का रुख बिल्कुल आक्रामक रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की रही है।
उनके प्रशासन का तर्क है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक वैश्विक खतरा बन चुका था और उसके द्वारा मध्य पूर्व में चलाए जा रहे प्रॉक्सी युद्धों को समाप्त करने के लिए ये एक न्यायसंगत और ज़रूरी कदम था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान आगे कोई भी जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे और भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल का दृष्टिकोण भी इसी दिशा में है, लेकिन उनकी प्राथमिकता उनके अपने अस्तित्व की रक्षा है। इजराइल ईरान और हमास या हिजबुल्लाह जैसे उसके समर्थित गुटों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। भले ही संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में शासन चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया हो, लेकिन इजराइल का स्पष्ट मानना है कि जब तक उनकी सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है तब तक वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ऊपर अपनी सुरक्षा को ही रखेंगे। इसके विपरीत ईरान का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। ईरानी नेतृत्व इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर एक खुला प्रहार मानता है। उनका तात्कालिक लक्ष्य अब किसी भी तरह से वर्तमान शासन का अस्तित्व बचाना यानी रेजीम कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन बदले की भावना भी स्पष्ट है और इसके लिए वे सीधे युद्ध के बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असम्मित युद्ध की रणनीति अपना रहे हैं। असम्मित युद्ध का सीधा सा अर्थ है कि जब दो दुश्मन ताकतों की सैन्य क्षमता में बहुत बड़ा अंतर हो तो कमजोर पक्ष आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय अछद्म युद्ध या प्रॉक्सीज का सहारा लेता है। ईरान का मुख्य उद्देश्य लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों जैसे अपने सहयोगी गुटों के माध्यम से अमेरिका और इजराइल पर लगातार दबाव बनाना और हमले करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर रूस और चीन ने अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उनका तर्क है कि ये कूटनीति के साथ विश्वासघात है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने सभी पक्षों से अत्यंत संयम बरतने की अपील की है ताकि ये तनाव पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ना ले ले। और सोशल मीडिया और 250 से अधिक न्यूज़ स्रोतों के सेंटिमेंट एनालिसिस से ये बात सामने आती है कि जनमत भी बुरी तरह बटा हुआ है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, और अन्य मंचों पर एक वर्ग ऐसा है जो इन हमलों को ईरान के परमाणु खतरे को रोकने के लिए एक निर्णायक और ज़रूरी कदम मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग युद्ध के फैलने, भारी मानवीय संकट पैदा होने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के ठप होने की चिंताओं को लेकर डरा हुआ है। हालांकि इन मतभेदों के बीच एक ब्रॉड कॉमन व्यू पॉइंट यानी व्यापक सहमति ये जरूर दिखती है कि दुनिया एक पूर्णकालिक युद्ध नहीं चाहती और कूटनीतिक समाधान की सख्त आवश्यकता है। तो अब सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आगे क्या होने की संभावना है। स्टाइलो न्यूज़ के लोकेशन, AI बॉट के डेटा और पैटर्न के आधार पर कुछ बहुत ही स्पष्ट भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। जी। सबसे पहली और बड़ी गतिविधि ईरान के नेतृत्व को लेकर होने वाली है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों की सभा जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है, जिसका उद्देश्य नया सर्वोच्च नेता चुनना है। ये निर्णय केवल एक चेहरे का बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि ईरान का वर्तमान शासन इस भयंकर संकट के बीच अपनी पकड़ बनाए रख पाता है या नहीं। इसके साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी एक आखिरी प्रयास देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में परमाणु वार्ता का चौथा दौर प्रस्तावित है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक इस बड़े युद्ध को रोकने का शायद आखिरी कूटनीतिक रास्ता यानी डिप्लोमैटिक ऑफ रैंप साबित हो सकती है। लेकिन जमीनी स्तर पर हिंसा के रुकने के आसार कम ही दिखते हैं। प्रॉक्सी समूहों की गतिविधियों को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वे चिंताजनक हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोहियों द्वारा अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले तेज होने की प्रबल आशंका है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ हफ्ते इस क्षेत्र के इतिहास के सबसे अस्थिर और निर्णायक हफ्ते होने वाले हैं। अच्छा, विश्लेषण के इस हिस्से के बाद चलिए अब थोड़ा अपने प्राकृतिक और दोस्ताना अंदाज में आते हैं और उस कमाल की तकनीक के बारे में बात करते हैं जिसने इस विशाल और जटिल डेटा को इतनी आसानी से समझने में हमारी मदद की है। स्टाइलो न्यूज़ कोई सामान्य समाचार वेबसाइट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकता है। ये ऐप दुनिया भर के सैकड़ों पारंपरिक न्यूज़ स्रोतों और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधे जानकारी इकट्ठा करता है और व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ तैयार करता है। और यदि किसी के मन में ये सवाल आए कि ये तकनीक इतनी सटीकता से कैसे काम करती है, तो इसका जवाब है बहुत ही एडवांस्ड AI तकनीक है। स्टाइलो न्यूज़ में RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन और वेक्टर सर्च जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
बिल्कुल। और इसके माध्यम से उपयोगकर्ता किसी भी जटिल विषय पर सीधे सवाल पूछ सकते हैं और एआई हवा में जवाब बनाने के बजाय सीधे प्रमाणित स्रोतों के लिंक के साथ सटीक जानकारी प्रदान करता है। साथ ही ये 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद करने में भी सक्षम है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जो जानकारी पहले सिर्फ खुफिया एजेंसियों या निर्णय निर्माताओं की फाइलों तक सीमित रहती थी, वो अब इस ऐप के माध्यम से हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो वैश्विक मामलों को गहराई से समझना चाहता है। जो भी श्रोता अपनी मांग के अनुसार ऑन डिमांड एआई संचालित खबरें तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, वे www.stylonews.com पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। श्रोता भविष्य में किन विषयों पर इस तरह के गहन विश्लेषण सुनना चाहेंगे, इसके सुझाव भी दे सकते हैं। जी, और नवीनतम अपडेट्स के लिए स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सोच कर देखिए, 40 से अधिक वर्षों से जो सत्ता एक ही विचारधारा और एक ही सर्वोच्च नेता के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्या अब एक बाहरी सैन्य हमले से ज्यादा उस नेता की अचानक कमी उस पूरे सिस्टम को भीतर से बदल कर रख देगी? क्या असली बदलाव इस बाहरी प्रहार से आएगा या उस खाली कुर्सी से? यह एक ऐसा विचार है जिससे आने वाला समय ही स्पष्ट करेगा। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण से विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।